नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले आप सभी को, डीबी लाइव के तमाम दर्शकों को, तमाम देशवासियों को नए साल की दिली मुबारकबाद। और हम उम्मीद करेंगे कि आपका आने वाला साल आपकी सेहत के लिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहे और तमाम खुशियां आपकी जिंदगी में आए। यही हम कामना करते हैं, यही उम्मीद करते हैं, और न सिर्फ आपके लिए बल्कि देश के लिए ये साल पॉजिटिव रहे, क्योंकि 2024 का साल बेहद चुनौती भरा रहा है। चाहे सियासी लिहाज से कहें, जिस तरह की चुनौतियां देश के अलग अलग वर्गों के सामने रही, वो सब हमने देखा है। और 2025 में भी कई तरह की चुनौतियां नरेंद्र मोदी का सामना करने के लिए तैयार है। यानी कि नरेंद्र मोदी को उन तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा 2025 में, और उनका रास्ता कांटों भरा नजर आ रहा है। और सबसे पहले शुरुआत होने जा रही है दिल्ली के चुनाव से, और उसके बाद होगा बिहार का चुनाव। दिल्ली के बाद जो बिहार का चुनाव होने जा रहा है, वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बेहद चुनौती भरा होने जा रहा है। क्योंकि लग ही रहा है कि नीतीश कुमार साफ तौर पर न सिर्फ संकेत दे रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि वो नाराज हैं, और इसीलिए उन्होंने एक लंबी खामोशी इख्तियार कर ली है। इससे पहले आपने ये देखा होगा कि नीतीश कुमार जब जब दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लौट कर जाते हैं, वक्त वक्त पर वो मीडिया से जरूर मुखातिब होते हैं, वो मीडिया से जरूर बात करते हैं, और उन्हें ये जरूर बताते हैं कि क्या कुछ फिलहाल वो उनका क्या कुछ उनके पास रहा, क्या कुछ उनकी बातचीत हुई। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे, जब नीतीश कुमार दिल्ली आए, कहा तो उन्होंने ये कि वो आंखों का चेकअप कराने आए हैं, लेकिन लग ये रहा था कि वो आंखें दिखाने आए थे। और आंखें दिखाने का मुहावरा आपको पता ही है कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने जो अलग अलग तरह की सीक्रेट मीटिंग्स की है, जिसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई, लेकिन ये बताया जा रहा है जिनसे भी उन्हें मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात करके पटना वापस चले गए। लेकिन जिनसे मुलाकात करनी थी, जिनके लिए वो आए थे, जैसा कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, वैसा नहीं हुआ। पटना लौटने के बाद आरिफ मोहम्मद खान से उन्होंने मुलाकात की है, जो नए अब राज्यपाल होने जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी शपथ नहीं ली है, लेकिन उससे पहले ही आनंद फानंद में मुलाकात नीतीश कुमार ने की। और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, बताया ये जा रहा है कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए वो नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बाहर आके उन्होंने बीपीएससी का मुद्दा बताया, लेकिन जिस तरह से पटना उनके लौटते ही सम्राट चौधरी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि अमित शाह ने जो बयान दिया, जो दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से जिस तरह का बयान आया सीएम चेहरे को लेकर, अब नीतीश कुमार को सीधे तौर पर ये लग रहा है कि उनको बिहार का उद्धव ठाकरे बनाया जा सकता है। यानी कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा सकता है, सांसदों को तोड़ा जा सकता है, विधायकों को तोड़ा जा सकता है। और 2025 में ये तो बीजेपी बिल्कुल साफ करती हुई नजर आ रही है। भले ही अमित शाह के बयान के बाद ये कहते हुए नजर आ रहे हो उनके विधायक या फिर मंत्री जो कि बिहार में है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे, लेकिन जो टोन है वो अमित शाह ने ये कहकर सेट कर दी थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कौन होगा बिहार का चेहरा। और उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने जिस तरह के तेवर इख्तियार किए हुए हैं, और उसके बाद चिराग पासवान के करीबी के यहाँ ईडी का पहुंचना, ये सब कुछ बहुत कुछ बता रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या नायडू, नीतीश और चिराग पासवान 2025 में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं, क्या नरेंद्र मोदी को दिन में तारे वो दिखा सकते हैं। क्योंकि ये पता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह की तमाम तरह की आप चुनौतियों का सामना नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि 75 साल के नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। और 75 साल का जो कैप उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर तमाम सीनियर नेताओं पर लगाया था, तो क्या वो उन पर लागू नहीं होगा। संघ और जो पार्टी के बीच जिस तरह की रस्साकशी देखने के लिए मिल रही है, वो सब कुछ भी हमारे सामने है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वक्फ बोर्ड का हो, हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का हो, यूसीसी का हो, या वन नेशन वन इलेक्शन का हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अंबेडकर का मुद्दा, जिस तरह से जो बयान अमित शाह ने दिया, संविधान लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा, जातिगत जनगणना, इस सब पर नीतीश कुमार, जाहिर सी बात है, उनका अपना एक
अलग स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी से। अब ऐसे वक्त में जब एंटी इनकम्बेंसी भी उनके ऊपर है, एंटी इनकम्बेंसी जाहिर सी बात है कि इतने साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी है उनके ऊपर, केंद्र की भी है और राज्य की भी है। बड़ी तादाद में छात्र जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है और नीतीश कुमार को साफ तौर पर लग रहा है कि ये तो चुनौतियां हैं ही, और इसके साथ साथ जिस तरह का सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वक्फ का बिल वो लेकर आई हो या हर मंदिर के, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का सिलसिला हो, जिस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं, उससे बहुत असहज है नीतीश कुमार। और उनको ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट से लेकर पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, ये तमाम वोट जो हैं वो उनसे छिटक सकते हैं, वो उनसे दूर चले जाएंगे अगर इसी तरीके से बीजेपी का ये रवैया रहा, यही सियासी उनका स्टैंड रहा, तो नीतीश कुमार को सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आगे जो उनकी पारी है, जो आखिरी पारी मानी जा रही है 2025 की, वो उसको इस तरह से खेलना चाहते हैं कि क्योंकि ये राजनेताओं का एक तरह का ख्वाब रहता है कि इतिहास उनको किस तरह से याद करेगा, क्या वो इतिहास में किस नाम से और किस तरह से दर्ज होना चाहते हैं, ये जरूर नीतीश कुमार के जहन में चल रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत अपने बड़े और कड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जनवरी का ही वही महीना था जब नीतीश कुमार ने संयोजक ना बनाए जाने को लेकर इंडिया गठबंधन से एक तरह से अपना पाला जो है वो उन्होंने पलट लिया था और वो एनडीए के पास चले गए थे, वो हमने देखा था। और अब यही जनवरी का महीना है, ये बताया जा रहा है कि आने वाले 15 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ये तमाम कयास हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जो उनके पूरे हाव भाव, पॉलिटिकल पोजिशनिंग जिस तरह की वो कर रहे हैं, उससे इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी की तरफ से उनको खुला ऑफर, भाई वीरेंद्र जो है विधायक हैं, करीबी हैं तेजस्वी और लालू के, उनके तरफ से ये कहना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, ये यूं ही उन्होंने नहीं कह दिया है। और उसके बाद पार्टी ने कोई उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्होंने अपना बयान भी वापस नहीं लिया। तो इससे आप ये समझिए कि बिहार में आगे क्या कुछ हो सकता है। चिराग पासवान की भी बात करें, उनकी तरफ से भी ईडी के उनके करीबी जो है उनके ऊपर ईडी का जिस तरह का छापा पड़ा, उसके बाद से चिराग पासवान भी चुप हैं और उनको ये पता है कि उनके साथ पहले ही किस तरह का बड़ा राजनीतिक खेल हो चुका है। तो ऐसे में कई सवाल हैं। क्या नीतीश कुमार इसी जनवरी में जब वो इंडिया से एनडीए में गए थे, क्या वो एनडीए से इंडिया में जा सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी की जो 2 बैसाखियां हैं उनमें से एक बैसाखी जो है उनका साथ छोड़ सकती है? क्या हम मिड टर्म पोल की तरफ जा रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की कुर्सी किसी भी वक्त जा सकती है, डगमगा रही है? और क्या 75 का जो उन्होंने 75 साल पूरे क्योंकि नरेंद्र मोदी के होंगे, हालांकि ख्वाब तो वो आपको 2047 के दिखा रहे हैं, क्या आरएसएस कोई बड़ा फैसला इसको लेकर ले सकता है? क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी जो रिश्ते हैं वो इस तरह से नहीं चल रहे हैं। 2025 में चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो या बिहार का चुनाव हो, संविधान का मुद्दा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुद्दा, लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा, जातिगत जनगणना, ये सब हावी रहेंगे, या फिर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जिस तरह से किया जा रहा है, जो हिंदुत्व का जो एजेंडा लगातार बीजेपी चला रही है, वो हावी होता हुआ नजर आएगा। और फिर उसके आइकॉन और चेहरे कौन बनेंगे, ये सब भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए, उनसे इस बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी बहुत स्वागत। ओमकारेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। ओमकारेश्वर जी, शुरुआत में आपसे करूं, सबसे पहले नववर्ष की आपको शुभकामनाएं, और इसके साथ साथ बिहार में क्या नए साल में कुछ नई तब्दीलियां हम देखने के लिए हमें मिलेंगी? क्योंकि जनवरी का ये महीना था जब इंडिया से एनडीए में गए थे, और उसके बाद बिहार की सत्ता भी फिर बीजेपी को मिली, वहां पर बनी एनडीए की सरकार, और केंद्र में भी एनडीए की सरकार बनी, और नीतीश उसके सबसे जो अहम सूत्रधार हैं वो साबित हुए। लेकिन वही नीतीश अगर खामोश हैं, अगर तेवर दिखा रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, पत्ते खोल नहीं रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि ये बड़ा फ्रेजाइल सिचुएशन है इस समय। बिहार पॉलिटिकल सिचुएशन जो है, नितिन जी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं अपने आप को एनडीए में। वैसे भी उनके वैचारिक तौर पे वो कहीं
एक एक रूपता नजर नहीं आती एनडीए के साथ उनके, चाहे जातिगत आरक्षण का मसला हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक उसका मसला हो, जो आजकल बहुत तेजी से चल रहा है, चाहे संविधान के सम्मान की बात हो, चाहे वो बाबा साहब के सम्मान की बात हो। आपने कई मुद्दे उठाए हैं, ये सारे सवाल जो है नीतीश कुमार को एनडीए में अनकंफर्टेबल बनाते हैं, क्योंकि ये उनके तरह की राजनीति नहीं है जो राजनीति एनडीए इस समय कर रहा है। अब सवाल ये है उससे लेकिन ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये है कि एनडीए ने, नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने ये मन बना लिया है कि अगली बार उनको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएंगे। अगली बार जो चुनाव लड़ेंगे अपने टर्म्स पे लड़ेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सीटें चाहती है उस पे लड़ना, अगर अलायंस में लड़ते हैं वो तो, और उसमें भी वो अपना अगला मुख्यमंत्री अपना बनाएगी। आपको याद होगा एकनाथ शिंदे ने चाहे कितनी भी कोशिश कर ली, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, और सीटों के बंटवारे में भी महाराष्ट्र में जिस तरह से दबाव में रखा गया घटक दलों को, वही दबाव में रखा जाएगा नीतीश कुमार को इस बार। वैसे भी उनकी सीटें कम है वहां पे, बीजेपी की ज्यादा है, तो बीजेपी लेके आना चाहती है। पहले भी बीजेपी के बड़े नेता गृह मंत्री भी कह चुके हैं, और राज्य के लोग भी कह चुके हैं कि यहाँ बदलाव होगा। होना तो था, चुनाव के पहले चेहरा बदल जाना था, लेकिन वो नहीं हुआ। अब वो चुनाव आ गया है। नीतीश कुमार पहले चाहते थे समय से पहले भी चुनाव करा लेना, वो भी नहीं हुआ। अब चुनाव के समय नजदीक आ रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये बात स्पष्ट हो जाए कि अगला मुख्यमंत्री भी आप मुझे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि खुद में कह चुके हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार आप लोग जो है मेरा साथ दे दीजिए। लेकिन आखिरी चुनाव, राजनेता तो मरते मरते भी चाहता है चुनाव लड़ना। वैसे उनकी उम्र 73 साल की है, अभी 75 से नीचे हैं, और अपने आप को एक्टिव समझते हैं। अभी वो प्रगति यात्रा और कुछ निकालने के प्रयास में थे, बीच बीच में कुछ घटनाएं हुई। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ, उसमें उन्होंने स्थगित कर दिया। उसके पहले जब उन्होंने महिलाओं को कुछ घोषणा करने की बात की थी कि 2100 रुपए देंगे, 2000 रुपए देंगे, तब तक तेजस्वी ने 4000 रुपए की घोषणा कर दी। उसके बाद उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी कि अब हमें क्या कह के जाऊंगा, 4000 तो दे नहीं सकता। तो उनके सामने चुनौतियां हैं, राज्य में चुनौती उनको ईडी से। अब नया एक पिन प्रिक करने के लिए प्रशांत किशोर भी वहां पहुंचे हुए हैं, जो हर रोज उनकी बखिया उधेड़ते हैं, हर रोज उनकी आलोचना करते हैं। अभी युवाओं के मुद्दे पे आलोचना की, और वो परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है उनका टारगेट ये है कि जेडीयू को तोड़ा जाए और जेडीयू के लोगों को जनसुराज में लिया जाए, जो आरजेडी में नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहते हैं, वो जनसुराज में आ जाएं, जनसुराज के माध्यम से उनको वो, तो ये प्रयास चल रहा है। और चुनाव में भी जैसे बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर लड़े, तो उन्होंने ये साबित किया कि वो वोट काट रहे हैं, वोट कटवा, हालांकि वो जो काम कर रहे हैं ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और बीजेपी को ही लाभ पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए वो जेडीयू को लाभ पहुंचाएं, ऐसा नहीं होगा। वो जेडीयू को नुकसान पहुंचा के बीजेपी को लाभ पहुंचाएंगे। तो ये चुनौती है। तो सबसे पहले नीतीश कुमार अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं कि आप हमें अगर अगली बार मुख्यमंत्री पद से हटा दोगे तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। आप अगर हमें चेहरा नहीं रखोगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो हो सकता है कि वो कुछ निर्णय लेने के प्रयास में हो। ये और बात है कि एक तबका ये मानता है कि उनका स्वास्थ्य लगातार जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है उम्र के अनुसार। कई चीजें वो भूल जाते हैं, भूलने लगे हैं, और इस पे भी ध्यान रखा जा रहा है। कई बार उनके जो पब्लिक जेस्चर हुए, वो उससे भी लोगों को लगा कि शायद नीतीश जी का स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य बहुत ठीक है या नहीं है, ये डाउटफुल है। तो लेकिन स्वास्थ्य तो ऐसी चीज है कि जो बिगड़ती है तो अच्छी भी होती है, खराब भी होती है, दोनों चीजें होती हैं। लेकिन इस समय वो एनडीए का स्वास्थ्य बिगाड़ने के मूड मिजाज में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब भी वो खामोश हो जाते हैं, अब दिल्ली आए, ठीक है कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के उसमें आए थे, क्या एनडीए के नेताओं ने उनसे मिलना नहीं चाहा, या नीतीश कुमार जी ने परहेज किया मिलना, ये बात तो उनका ही करीबी खेमा बता सकता है। लेकिन क्या ये बात उनको स्वीकार होगी कि उनकी पार्टी में एक नाथ शिंदे एक निकाल लिया जाए
और उनके सारे सांसदों को तोड़ लिया जाए, जिससे एनडीए सरकार दिल्ली में बची रहे। क्या ये नीतीश कुमार को मालूम नहीं है? मालूम है, निश्चित रूप से मालूम है, इसीलिए वो थोड़े से इस समय असहज स्थिति में है। और हो सकता है कि अगले कुछ समय में वो अपना या तो कंसोलिडेट कर लेंगे एनडीए के साथ, ये तय करवा लेंगे कि यहाँ कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और अगला मुख्यमंत्री मुझे बनाया जाएगा, या ये वो अपना फैसला कर लेंगे कि राजनीतिक रूप से हमें किधर जाना है। क्योंकि पॉलिटिकली इंडिया अलायंस उनको सूट करता है। उनके सिद्धांतों, राजनीतिक सिद्धांत तो खैर अब रहे नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति वो करते हैं उसमें वो इंडिया अलायंस उनको सूट करता है। और अगर कोई वो नया फैसला कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अपने 24 साल के मुख्यमंत्री काल में 9 बार यूं ही मुख्यमंत्री वो नहीं बने रहे हैं। वो मौसम देख लेते हैं, मिजाज देख लेते हैं और वक्त से पहले फैसला कर लेते हैं ताकि कोई और उनको बीट न करने पाए। अभी देखना है कि वो क्या करते हैं। जी जी, बेहद महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। अनिल जी, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार यहाँ पर क्या आंखें दिखाने आए थे? और उसके बाद वो वहां पर चले गए, सम्राट चौधरी ने मुलाकात की, बीजेपी अपनी तरीके से पोजीशनिंग कर रही है, देखिए किस तरह से उन्होंने अपने मोस्ट ट्रस्टेड शख्स यानी कि आरिफ मोहम्मद खान को, जो केरल में उन्होंने क्या कुछ किया, अब उनको बिहार भेज दिया गया है। हालांकि अपने गांव लेकर गए हैं अब नीतीश कुमार उनको घुमाने के लिए, ये बता रहे हैं कि वो तो उनके दोस्त हैं, लेकिन ये पता है कि बीजेपी की ये पोस्टिंग है, जाहिर सी बात है वो कोई दोस्त वो रहे होंगे, लेकिन वो दोस्ती उस तरह से निभाएंगे नहीं। लेकिन अभी बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार जो पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं उसको, और जो बयान नीतीश कुमार को लेकर दिए जाते रहे बीजेपी की तरफ से, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसा उन्होंने कहा कि उनका सिद्धांत रहा नहीं, तो इसीलिए ये सोचना सिद्धांत का तो सवाल ही नहीं है, उसको तो भूल ही जाना चाहिए। उनके साथ देखना चाहिए क्या कि जो सामाजिक समीकरण उन्होंने बनाए हैं वो इक्वेशंस फिट बैठता है उनका इंडिया गठबंधन के साथ। सिद्धांत गलत ये होगा उसका, मतलब उसको सिद्धांत बताना गलत होगा। जो सोशल इक्वेशंस उन्होंने बनाए हैं वो ब्रॉडली सोशल जस्टिस और सेकुलरिज्म के पक्ष के हैं कि माइनॉरिटीज का भी उसमें एकोमोडेशन है, और जो अति पिछड़े हैं, अति दलित है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उन्होंने बनाई है, इवन महिलाओं को, ये बीजेपी और आरएसएस के जो सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है उसमें नहीं फिट बैठता, ये सच्चाई है। लेकिन इस इक्वेशन को मतलब को वो एक सैद्धांतिक रूप से नहीं ले रहे हैं, वो है कहीं और काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये इसको प्योरली मतलब ये ना कि मतलब उसको ढकने की जरूरत नहीं है। ये एक जिसको आप अपॉर्चुनिज्म कहते हैं, अवसरवाद है। इस अवसरवाद में आपको कई बार देखते हैं कि मोदी जी भी कहते हुए नजर आते हैं कि हम तो पिछड़े हैं और देश में तो क्या कहते हैं सबका सबका साथ सबका विकास, ये सब नारे हैं। नीतीश कुमार बेसिकली बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, 20 साल से ज्यादा हो गए। 20 साल नहीं, ये समता पार्टी के समय से जोड़ना चाहिए, और ये आपको लेना चाहिए। मुझको लग रहा है कि 3 दशक से बिहार में उसको जमाने के का जो इंतजाम है वो उन्होंने किया है। कल को जेडीयू खत्म हो जाएगी, उसके बाद जो उसका बड़ा तबका है, इवन ये में जो सोशल जस्टिस के हिसाब से अति पिछड़े हैं, जो ईबीसी, वो भी बीजेपी की तरफ जाने वाला है। तो वो जो, इसीलिए मैं नहीं मानता कि वो कोई सेकुलर पॉलिटिक्स करना चाहते थे और उनका कंपल्सन हो गया कि वो उधर है। रैंक अपॉर्चुनिस्ट हैं और बहुत ही मतलब भद्दे तरीके से उन्होंने जो अपने को अपना व्यक्तित्व भी पेश किया है उसको बहुत भद्दा मानना चाहिए, जिसको वल्गर कहेंगे अंग्रेजी में। बार बार मंच पर वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और कोई पूछ रहा है? कोई किसी ने नहीं उनसे पूछा। बीजेपी का भी कोई आदमी दबे स्वर में भी नहीं बोलता है कि आप वहां जाएंगे तो आप कभी जाएंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलता है। लेकिन वो खुद कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही ये जो अपनी तस्वीर पेश की है वो जो है वो किसी कम से कम बिहार के का जो जिसको स्वाभिमान कहता है उसके भी विपरीत है। लेकिन वो बने हुए हैं, और बीजेपी चाहती है कि इसी तरह का कमजोर निहायत ही ये किस्म का आदमी रहे। वही आप देखिए कि ये की बात आप करेंगे माइनॉरिटीज की, गिरिराज सिंह ने यात्रा निकाली, किस तरह के उसने बयान दिए आपको मालूम होगा।
और वो लगातार जारी है, लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो मतलब जिस तरह से सिर्फ दिखावा है, वो दिखावा वो करते हैं, एकोमोडेट जरूर करते हैं, और उनकी पॉलिटिक्स का रूट्स जो है, जड़ें कहीं और है। लेकिन अब है क्या कि वह क्या कर सकते हैं। मुझको लग रहा है क्या कि लोग ओवर रीड कर रहे हैं। वो जो पोस्चरिंग है, वो पोस्चरिंग है क्या कि बीजेपी, देखिए मेरा जैसा अंदाजा है कि महागठबंधन में अगर वो साथ आते हैं, सिनेरियो अगर आप देख लीजिए, तो उनको उससे कम सीटें मिलेंगी जितनी सीटों पर वो बीजेपी के साथ रह के कंटेस्ट करेंगे, क्योंकि वो उसको मेजर एलाय होंगे। यहाँ वो मेजर एलाय नहीं हो सकते। यहाँ पर लेफ्ट पार्टीज हैं, कांग्रेस है और आरजेडी, तीन तो बड़े ये हैं, और छोटे छोटे जो एकोमोडेशन होते हैं वो है। तो ऐसी स्थिति में वो ज्यादा यहाँ सीट नहीं मांग सकते। यही वजह थी कि वो आराम से लोकसभा इलेक्शंस में जाकर के उन्होंने बराबर की सीटें ले ली लगभग, और अच्छी संख्या में जीत कर भी आ गए। तो वो जो है यहाँ पर उनके लिए जगह कम है। दूसरा ये है कि अगर एक सिनेरियो जो मुझको लग रहा है कि देखिए, उनको अब कहें या ना कहें, उनको बनाए रखने में आरजेडी का भी बहुत योगदान है। दो बार वो जब वहां से निकले तो आरजेडी ने उनको एकोमोडेट किया। ये एकोमोडेशन मैं नहीं मानता कि ब्रॉडर चेंज की पॉलिटिक्स के लिए कोई जरूरी था। उसको अपनी ताकत से भी, वो कांग्रेस से हटना चाहती है आरजेडी। उसने 2009 का इलेक्शन में उसके खिलाफ मतलब अलग लड़ा, लेकिन जेडीयू को अकोमोडेट करने में उसको कोई कठिनाई नहीं होती है। तो ये सोशल इक्वेशन की वजह से है। लेकिन आप ब्रॉडली देखिए तो ये कोई इस पॉलिटिक्स को अपॉर्चुनिज्म ही मानना चाहिए। तो उन्होंने दो बार उनकी जान बचाई है, इस बार भी हो सकता है उनकी जान बचाने में मदद करें। लेकिन इसमें मुश्किल ये है कि इस बार वो महागठबंधन बहुत मजबूत है, और महागठबंधन में उनको अब आरजेडी सिर्फ अपने हिसाब से ले आएगी, इतना आसान नहीं है। तो बाकी गठबंधन में भी उनको रखना पड़ेगा ध्यान। दूसरी बात है, दूसरा सिनेरियो एक देख रहा हूं, बहुत कयासबाजी हो जाएगा, लेकिन मुझको लग रहा है कि ये हो सकता है कि आरजेडी और जेडीयू जो है वो इकट्ठा आ जाए और बाकी कुछ दलों को कहे कि भाई आपको आना है तो आइए, नहीं तो नहीं आइए। इंडिया गठबंधन के रूप में आरजेडी उनसे निगोशिएट करेगी, इसकी संभावना मुझको कम दिखती है। तीसरी बात यह है कि जो भी आरजेडी का जो परफॉर्मेंस चार्ट लोकसभा में आप देखेंगे, उससे पता चलेगा कि वो दिल्ली में एक ही बार 2004 के इलेक्शन में 24 सीट जीत करके गई। इसके बाद उसको 4-5 सीट से ज्यादा कभी नहीं मिली। एक बार तो उसको 0 हो गया था, मेरे ख्याल में 2009 में या 2014 में, उसको 2014 में एक भी सीट नहीं मिली थी। तो वो जो है वो, और इसने इस बार भी लालू प्रसाद जी ने, उनका प्रायोरिटी नहीं था बीजेपी को हराना। उन्होंने ऐसे ऐसे कैंडिडेट खड़े किए, अपने घर से 2 कैंडिडेट, दोनों सिस्टर्स को उन्होंने टिकट दिया, और उसके बाद एक तो हारी और दूसरा जीत करके गए। तो वहां भी जीत बनाए रखी उन्होंने, और किसी की सुनी उन्होंने पहले से ही उन्होंने डाला, वो सबोटेज किया। मैं कहूंगा कि बीजेपी को दिल्ली में हराना है, इसका सीरियसनेस लालू प्रसाद जी ने नहीं दिखाया, न ये तेजस्वी ने दिखाया। लास्ट 3 डेज ओनली उसको बुलाया, क्या कहते हैं, राहुल गांधी को, और एक कुछ सीटों के लिए अकेले वो मुकेश सहनी के साथ घूमते रहे, जो कि बीजेपी में और इधर से आना जाना उसका जारी रहता है। तो ये जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को भी डिकोड करने की जरूरत है कि कौन लोग बनाए हुए हैं नीतीश कुमार को। अब 20 साल से बना हुआ है, उनको उखाड़ फेंकना है, न दिल्ली में उखाड़ फेंकना है। तो जो ये है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए जो फोर्सेस है उनको, कि भाई ठीक है लालू जी हैं जैसे हैं वैसे, वो नहीं चलेगा। अब आप इतने साल से, मतलब अगर लिया जाए, अगर अटल बिहारी से लेकर के अभी तक, तो जेडीयू बिहार में मतलब आरजेडी ने उनको उखाड़ फेंकने में कोई मदद नहीं की, एक बार छोड़ के 2004 में, जो कि ब्रॉडर अलायंस था। तो मेरा ये मानना है कि ये हो सकता है कि फिर आरजेडी उनको बनाए रखने की कोशिश करे और वो आए, लेकिन दिल्ली में सरकार नहीं गिरे, ये जरूर नीतीश इंश्योर करेंगे या उनके लोग करेंगे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ, दिल्ली पर कोई असर नहीं करेंगे, ये लोग सिर्फ बिहार में इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं।
तो ये बहुत डेंजरस गेम है और इंडिया गठबंधन को नीतीश के किसी गेम में नहीं मैं ये नहीं कहूंगा कि नीतीश के साथ गेम करने, नीतीश के किसी गेम में इंडिया गठबंधन को नहीं फंसना चाहिए, ये मेरी सलाह होगी पॉलिटिकली, क्योंकि वो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए कोई, और उनका देख रहे हैं ना आप, जो दो बार वो बाहर गए लेकिन उन्होंने दिल्ली के में बीजेपी की सरकार जो 2014 के बाद बनी उसको नुकसान पहुंचे, ऐसा कोई काम नहीं किया, या ऐसा कोई अलायंस, एक बार वो इंडिया गठबंधन में उसको बनाने में मदद कर रहे थे, लेकिन वो उसके पीछे भी क्या उद्देश्य था, उनके पास कौन जो लोग जा रहे थे, केसीआर, ममता बनर्जी, तो वो भी एक तरह का था कि कांग्रेस को आइसोलेट करो, तो उस बहुत ब्रीफ पीरियड को छोड़ दें तो कांग्रेस को आइसोलेट करने की पॉलिटिक्स में जो सेंटर में है उसमें वो शामिल रहे हैं, और उसमें आरजेडी भी कभी कभी उनको मदद करता है। तो ये जो है ये गेम प्लान फिर एक बार कर पाएंगे आर डाउट, लेकिन मुझको लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी ऐसी है कि ये सब इनको बहुत डिफिकल्ट जाएगा। ये अगर एनडीए से करते हैं या नीतीश कहीं भी रहते हैं, नीतीश के बारे में इस बार कम से कम जो उनका परफॉर्मेंस है वो इस बार ढकना मुश्किल है। बार बार आप एक ही सोशल इक्वेशन और एक ही तरीके से नहीं आ सकते, लेकिन जो अटैक हमको लग रहा है कि आना चाहिए इनकी तरफ से। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है। अनिल जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, आपकी आवाज आ रही है, आप जुड़े रहिए। ओमकारेश्वर जी, बहुत महत्वपूर्ण कई बातें, कई बिंदु अनिल जी ने यहाँ पर रखे हैं और कई बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि हम 2024 जो कि बहुत महत्वपूर्ण साल माना गया, देखा जा रहा था 2024 आने से पहले, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन थे, बहुत सारी चीजें हमने देखी। हमने देखा कि राम मंदिर बनाने के बाद अयोध्या हार जाते हैं नरेंद्र मोदी, हमने देखा 240 पर वो सिमट जाते हैं, हिंदुत्व का तमाम मुद्दा उठाने के लिए शायद अब तक का देश के इतिहास का सबसे कम्युनल इलेक्शन 2024 का रहा, जहां पर ये तक भी कहा गया कि अगर सत्ता में आते हैं, यानी कांग्रेस के लिए कहा गया इंडिया गठबंधन, तो मंदिर तक तुड़वा देंगे, ये सब बातें कही गई। तो अब तक का सबसे कम्युनल इलेक्शन हमने 2024 का देखा, और उसके सूत्रधार या उसका चेहरा जो है वो जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी रहे। जिस तरह के बयान उन्होंने दिए, लगा कि इतने निचले स्तर तक कोई नहीं जा सकता है। 2025 की जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने कई विधानसभा के चुनाव देख लिए हैं, दो महत्वपूर्ण चुनाव दिल्ली और बिहार के होने जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आने वाला वक्त नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतियों भरा, कांटों भरा है? 75 के वो हो जाएंगे? आरएसएस और बीजेपी में जिस तरह की हम पूरी तनातनी देख रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर क्या किया जाए, मोहन भागवत जिस तरह के बयान दे रहे हैं, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, वक्फ बिल हो, ये तमाम चीजें हैं। तो आपको लग रहा है कि आने वाला साल क्या नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल भरा है कि सरकार दिल्ली की बनी रहे, बिहार और दिल्ली में भी उनकी सरकार बन जाए? ये सब चुनौतियां तो हैं ही, और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, ये सब है, जातिगत जनगणना, अंबेडकर का मुद्दा, संविधान बचाना, ये सब भी उनके लिए बड़े मुद्दे हैं। बुशरा, 2024 में भारत ने 2 प्रधानमंत्री खोए। एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो खोया ही, जो एक स्टेट्समैन थे, और कोई ऐसा नहीं मिला होगा जिसने मनमोहन सिंह के दिनों की तारीफ नहीं की होगी। जितना उनको नकारने की कोशिश हो रही थी, उतना ही ज्यादा लोगों ने उनको बहुत शिद्दत से याद किया, और इस देश ने उनको उनके जैसा एक प्रधानमंत्री खोया। एक खोया हमने जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, उनकी साख को, उनकी क्रेडिबिलिटी को, उनके ब्रांड को हमने खोया है। 2024 में नरेंद्र मोदी का ब्रांड बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर से, बायोलॉजिकल लीडर से लेके, और तमाम वो जो जुमले उन्होंने चुनाव के दौरान कहे गढ़े, वो चाहे वो तरह तरह के मंगलसूत्र से लेके और आपकी भैंस खोल लेंगे से लेके, और क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। तो जो इमेज एक प्रधानमंत्री की होती है, जो पार्टी की भी एक लंबे समय तक रही, वो दोनों में बहुत गिरावट आई। यही वो दौर है जिस समय बीजेपी ने अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया, अपने पिता को कह दिया कि हम तुम्हें नहीं पहचानते, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, आरएसएस की जरूरत नहीं है।
ये कह के आपने आरएसएस को कितना नीचे धक्का पहुंचाया, कितना नीचे गिराया। और अब आप संतों से कहवा रहे हैं कि वो हिंदुओं के एकमात्र नेता नहीं है, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आरएसएस एक एनजीओ है, जैसे हजारों एनजीओ हैं वैसे एक वो भी एनजीओ है। तो किस तरह की मार धाड़ और ये किस तरह का सिर्फ सत्ता बचाने के लिए ये कुछ चल रहा है। हमने बहुत कुछ खोया, हमने संस्थाओं के प्रति विश्वास खोया, हमने चुनाव आयोग के प्रति जो लोगों का विश्वास था वो पूरी तरह से खो दिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रति हमने विश्वास खोया है, वो आस्था खोई है जैसे ही उनके यहाँ गणेश की पूजा हुई है और वहां प्रधानमंत्री के होने की मौजूदगी की तस्वीरें आई हैं। पूरे देश को बहुत धक्का लगा, इससे हमने विश्वास खोया है। हमने एजेंसियों के प्रति अपना विश्वास खोया है, जो ईडी है, सीबीआई है, जिसको कितना बुरे तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते और ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये 2024 जो गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी खराब हुई है कई देशों में। आप देखिए अडानी के खिलाफ केस हो रहा है, कोई कंट्री हमारे ऊपर सीधे सीधे उंगली उठा रहा है किसी हत्या के मसले में। कनाडा में आपने देखा, अमेरिका में हमारे खिलाफ केसेस दर्ज हो रहे हैं। ये कैसा रिश्ता है। हमने बांग्लादेश को खोया जिसको हमने पैदा किया था, जिसकी आजादी में भारत का योगदान था, उसके साथ हमने रिश्ते खोए अपनी गलत विदेश नीति के कारण, और उसको दुश्मन बना लिया खामखा हिंदू मुसलमान करके कि भाई बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करो। अरे भाई आप मणिपुर में अपने नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप पंजाब में जो किसान सालों भर से वहां सड़क पर है उनके मानवाधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, और आप कह रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा करो। और ये कैसी राजनीति, कैसी सोच कि इसके इसके इससे आपके देश को नुकसान पहुंच रहा है। विदेश नीति के स्तर पर हो, हमने कहाँ पाया है। प्राइस राइज उतना ही हुआ, 85 रुपए से ऊपर, 85 से ऊपर चला गया एक डॉलर की कीमत। हमने कितना कुछ खोया है आर्थिक रूप से, हम कितने कर्ज में डूबे हैं, हमारा कर्ज कितना हो गया पिछले 10 सालों में, जो कि कम होना चाहिए था। हमारा एफडीआई बहुत जो 4 गुना बढ़ना चाहिए था वो कितना घट गया, बढ़ने की बजाय घट गया है। तो हमने हर मोर्चे पे बहुत नुकसान पहुंचाया है अपने देश को, आस्थाएं खोई हैं हमने संस्थाओं के प्रति, नेताओं के प्रति, जो ऐसे संगठन हैं जिनसे उम्मीद की जाती थी कि वो इस देश को न्याय देंगे। संविधान के प्रति हमने देखा कि किस तरह से उनका अपमान हुआ, उसकी अनदेखी की गई, उसको उसको बदलने की कोशिश की गई। जाते जाते हमने अंबेडकर का भी, बाबा साहब अंबेडकर का किस तरह से अपमान हुआ वो भी हमने देखा कि उनके प्रति क्या भाव हैं। तो हमने बहुत कुछ खोया है 24 में। 25 में हमको ये हासिल करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। जो 10 साल में आपने गुजार दिया वो 1 साल में नहीं पा सकते हैं। और ये साल ऐसा है कि ट्रांजिशन पीरियड होगा इस देश के लिए। जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री 75 साल के होंगे तो बार बार उनसे और संघ प्रमुख से सवाल पूछे जा रहे हैं कि जिस नैतिकता के आधार पर, जिस पैमाने के आधार पर आपने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे तमाम नेताओं को बीजेपी से रिटायर किया, पॉलिटिक्स से रिटायर किया, क्या वही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू होगी या नहीं होगी। क्योंकि वो तो सपना दिखा रहे हैं 2047 का कि 2047 तक हम ये हासिल, यानी आप 2047 तक सत्ता में बने रहना चाहते हैं और उधर 73 साल के नीतीश कुमार को कहते हैं कि अब आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनाएंगे। तो ये जो समस्याएं हैं वह सामने आएंगी। जो संघ परिवार में जो लड़ाई छिड़ी हुई है, आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है, बीजेपी के अंदर जो खींचतान है, जिस तरह से आपने बाहर के लोगों को भर के, और आपने कहा ये भ्रष्टाचार, जितने भ्रष्टाचारी अंदर आके मुख्यमंत्री बने हुए बैठे हुए हैं आपके पास, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपने परिवारवाद का मसला उठाया और सारे परिवारवादी आपके पार्टी में, आपके एनडीए में भरे पड़े हुए हैं। तो सारे मसले जो मुद्दे आपने राम मंदिर का मसला हल किया, उसको आपने मंदिर वहां पर बनाया, पर क्या राम की मर्यादा का पालन भी किया? इसीलिए नहीं वहां पर आपको नुकसान झेलना पड़ा चुनाव में। आपने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई ये कह के कि इससे देश के साथ इंटीग्रेशन होगा। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का भारत के साथ पहले से ज्यादा इमोशनल इंटीग्रेशन हुआ है? अगर हुआ तो आप वहां क्यों नहीं चुनाव जीत पाए?
आपके प्रति क्यों आस्था लोगों की आपके प्रति तो और बढ़नी चाहिए थी। तो आप देखेंगे कि जो बड़े मुद्दे आपने एनआरसी का मसला उठाया था, एनआरसी असम में ही फेल हो गया जहां से शुरुआत होती है, और आप किस तरह का ये स्टंट करते हैं फिल्मों की तरह कि वहां असम और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से बांग्लादेशी आते हैं। आप पिछले 30 साल से कह रहे हैं कि इस देश में 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं, और आप पकड़ते हैं 2 झारखंड में, 5 दिल्ली में, 8 महाराष्ट्र में, और कहते हैं कि हमने बांग्लादेशियों के खिलाफ मूवमेंट चलाया हुआ है, दूसरे लोग उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। कौन प्रोटेक्शन दे रहे हैं? कैसे वो आ रहे हैं? कैसे रोहिंग्या आ रहे हैं? तो दरअसल बीजेपी के जितने भी मुद्दे थे वो खोखले साबित हुए। वो ऐसे साबित हो चुके हैं कि जो वो कहते हैं और वो सामने जो है बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। ऐसे में 2025 में भारत एक नए सिरे से इजाद करने की कोशिश करेगा कि क्या चेहरा होगा, आगे क्या प्रगति होगी, आगे कौन नेता हमें नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा और लीड करेगा। इस बीच में आपने यह भी देखा कि विपक्ष बुरी तरह मजबूत हुआ है, बहुत बुरी तरह मजबूत हुआ है। पार्लियामेंट में जो आवाजें आज हैं वो पिछले संसद में नहीं थी। इस बार के संसद में आज आपको वक्फ बिल पर ही आपको जेपीसी बिठानी पड़ रही है, या अनेक मुद्दों को आपको लेके जाना पड़ रहा है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज में। ये भारत ने पहले कम से कम इस 10 साल के रिजीम में नहीं देखा था। ये सारी परंपराएं खत्म हो चुकी थी। तो नए सिरे से मुझे लगता है कि 2025 में, और अभी जो बड़ी चुनौती है जो विपक्षी दल, उसमें भी कहीं ना कहीं, जैसे अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि सीरियसनेस नहीं, हम कह रहे हैं सीरियसनेस तो इधर भी नहीं है कि वो, चाहे वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मसला हो, चाहे वो ईवीएम का मसला हो, वो एक कस्टमरी वो दर्ज करा के, विरोध दर्ज करा के और सब शांत बैठ जाते हैं। फिर अगला इलेक्शन आता है, फिर आप हार जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं हम आगे इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये जो चल रहा है, आप जब तक इस मसले को हल नहीं करेंगे तब तक हरियाणा और महाराष्ट्र जो है हर राज्य में दोहराए जाएंगे, और फिर तब तक लोकसभा चुनाव आएगा उसमें भी दोहराए जाएंगे, और फिर आप रोते ही रह जाएंगे। ये मसला विपक्षी दलों को हल करना होगा, उनको एकजुट होना होगा, तभी वो किसी तरह के परिवर्तन की बात कर सकते हैं। जी जी, बहुत सारी आपने महत्वपूर्ण बातें कही, लगभग आपने पूरा साल रिकैप कर दिया अपनी इस बात में। और अनिल सिन्हा जी, सवाल यही है, जो जब साल जा रहा है और नया साल का हम खुली बाहों से इस्तकबाल कर रहे हैं, क्या हम आने वाले वक्त में, खासतौर पर वो लोग, देश का वो लगभग हर तबका जो त्राही त्राही कर रहा है, जिसको सब्ज बाग दिखाए गए, जिसको सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, और उनके हाथ अभी पूरी तरीके से खाली हैं। बिहार में छात्र पिट रहे हैं, यूपी में छात्र पिट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, जीडीपी का क्या हाल है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है, डॉलर के मुकाबले रुपया कहां आकर खड़ा हो गया है, और आपको हर मंदिर के नीचे मस्जिद जो है वो ढूंढवाया जा रहा है। तो क्या यही मुद्दे हावी रहेंगे, या आपको लगता है कि नए मुद्दे जिनकी मैंने बात की, जो असल मुद्दे हैं, वो हावी होंगे? और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आने वाला साल कांटों भरा हो सकता है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि विपक्ष ने जिस तरह से इस बार और पिछली बार भी जो दोनों सेशन हुए हैं, हमने ये तो देखा कि नाको चने चबवा दिए इस सरकार को। इनको वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेकर आते हैं, वो धड़ाम गिर जाता है। वक्फ बिल जो है उस पर जेपीसी बनानी पड़ती है। तो वो नरेंद्र मोदी, वो वाली बीजेपी, वो तो 2024 में ही खत्म हो गई थी। लेकिन क्या उनके लिए और चुनौतियां 25 में आप बढ़ती देख रहे हैं? अगर दिल्ली और बिहार हार गए तो क्या मिड टर्म पोल्स भी हो सकते हैं? गिनाए मुद्दे उसका जी हाँ, ये मुद्दे तो मतलब है उसका, तो समझ लीजिए कि उसको कोई आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी देखना ये चाहिए कि उसके बाद भी वो बने हुए हैं। ये मैं आपको बोलता हूँ, आप सोचिए जरा सा इस मुल्क का देखिए कि ये जो मोदी जी जैसा आदमी प्राइम मिनिस्टर रह सकता है, बीजेपी सत्ता में एक दिन भी रह सकती है, जो बताया इन्होंने, इलेक्टोरल बॉन्ड हो या चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, सारी संस्थाएं खत्म कर दी उन्होंने। उसके बाद ये विदेश में अब हमारी हालत, उसके बारे में भी उन्होंने अच्छा बताया। वो सारा आपका कितना गिर चुका है, डॉलर और रुपये की कीमत का देख लीजिए कि क्या सिचुएशन है। और सबसे है क्या कि किसी ने बताया क्या कि अभी
जो 83 करोड़ जो लोगों को अनाज मिल रहा है, वो 10 करोड़ और लोगों को मिलेगा। अभी जो नया मतलब कि जो नए आंकड़े आएंगे, सेंसस जो आएंगे, तो उसके बाद 10 करोड़ लोग और उसमें ऐड हो जाएंगे, जिसमें कि आप 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को आपको अनाज देना होगा। ये जो विकलांगता, आपने एक देश को विकलांग बना के रख दिया है, उसके बाद भी वो टिके हुए हैं, इसको समझना चाहिए। इसमें मैं कहूंगा ये कि विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन इस विपक्ष को जितना मजबूत देखना चाहती थी ये क्या कहते हैं जनता, उतना मजबूत नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं अब इस पर इन दिनों मैं बीजेपी के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इतना डिस्क्रेडिटेड पार्टी, इतना डिस्क्रेडिटेड गवर्नमेंट और इतना डिस्क्रेडिटेड जो ब्रांड इन्होंने कहा, वो सत्ता में बना हुआ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है विपक्ष, क्योंकि जनता ने तो भर भर के आपको वोट दिया। वोट कैसे दिया? अभी आप देख लीजिए कि 240 पे आपने क्या नहीं किया। ईडी लगाया, कॉर्पोरेट का पैसा लगाया, चुनाव आयोग आपका मतलब नौकर की तरह काम कर रहे हैं। वो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, सर्वेंट भी नहीं, मतलब डेट पूछ करके तय करते हैं, बक्सा में गिनती होना है वो तय करते हैं, विपक्ष के नोटिस जारी करना है आपको नोटिस तक नहीं भेजते। ऐसा वही हालत आपका आरती लगा रहे थे आपके चीफ जस्टिस, आप वो देख ही चुकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट का क्या हालत है। ये सारा कुछ के को देख करके लोगों ने आपको वोट दिए और तब वो 240 पर आया जो आप दिख भी रहे हैं। लेकिन उसके मुताबिक तो रिस्पॉन्स होना चाहिए। आप बताइए कि कोई भी सभी मुल्क में जिस तरह से मस्जिद खोद रहा है हर एक मंदिर के नीचे, और उसके बाद एएसआई का एक ग्लोरियस पास्ट है। इसमें जो है एक से एक लोग काम कर चुके हैं, जिन्होंने कि हड़प्पा से लेकर के क्या कहते हैं अशोका तक का सब पिलर्स और सब ढूंढे। उसका एएसआई का अगर हिस्ट्री देखेंगे आप तो ग्लोरियस हिस्ट्री है। और वो जो है वो ग्लोरी मतलब पूरे वर्ल्ड के हिस्टोरिकल जो आर्कियोलॉजिकल जो ये है क्या कहते हैं इनोवेशन मतलब एक्सकवेशन है, उसमें शीर्ष की संस्थाओं में से है। वो अब क्या ढूंढ रहा है कि यहाँ पर मस्जिद था या नहीं। अरे बिहार में या कहीं भी जो ये जो गंजेटिक प्लेन है, इसमें कहीं भी नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको कोई ना कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट मिलेगा ही। इसमें कुछ कयास लगाने की जरूरत नहीं है। मैं एक जानते हैं ओंकारेश्वरी को पता होगा, प्रोफेसर राधा कृष्ण चौधरी जो उन्होंने काफी ये अहम भूमिका निभाई थी विश्व यहाँ का विक्रमशिला विश्वविद्यालय की खुदाई में। उनसे एक बार बात हुई तो मैंने उनको बताया क्या वो जानकारी सबको है कि जो रेलवे गुजरती है यहाँ सुल्तानगंज में, उसके नीचे एक बौद्ध विहार है और लिख करके गया हुआ है जो इंजीनियर खुदाई कर रहा था। तो उसको लेकिन चूंकि वही इतनी छोटी सी पट्टी थी, उसको लेकर के ले गया वहां। उस समय टनल उस तरह बना नहीं सकते थे बड़े बड़े, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर है बौद्ध विहार, उसके नक्शा बना करके उसने रख दिया। तो उनको मैंने कहा कि क्यों नहीं उसको खुदाई करवाते हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि उसके जमीन के अंदर है, बिहार में कौन सी ऐसी जमीन है जिसके अंदर कोई न कोई पुराना मंदिर या कोई क्या कहते हैं स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। लेकिन वो रहने दीजिए अंदर, बाहर आएगा तो उसको लोग मूर्तियों को स्मगल कर देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इलाके ऐसे हैं जिसमें ये एंशिएंट सिविलाइजेशन का दौर है। यहाँ कहीं किसी मंदिर मस्जिद किसी के नीचे ढूंढेंगे तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। अब वो एएसआई ये काम छोड़ के संभल में बाकी जगह ये मंदिर बयान वापी में सब जगह वो ढूंढने में लगी है कि यहाँ मस्जिद था या नहीं। मतलब एक ही एएसआई जैसे इतना रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री में जिसने कंट्रीब्यूट किया, हमारा हिस्ट्री जिसने कंस्ट्रक्ट किया अंग्रेजों के समय में, उसका काम अब ये हो गया है। तो ऐसे समय में आप अगर उसको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, संभल की घटना को मैं मानता हूं वाटर से कि एक खुली चुनौती है, और ये बुलडोजर, ये दो के बाद लेकिन विपक्ष नहीं उसको फाइट कर पा रहा है। ये मैं आपको इसमें असहमति जाहिर करूंगा कि पूरा लड़ रहा है, पूरी ताकत से लड़ना था, ये उतनी ताकत नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं न कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। जनता ने तो उनको दिया 240 पर लाके घुटनों पर लाके खड़ा कर दिया है। जो आपने बताया कि न वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन या कोई भी बिल लेकर के नहीं आ पा रहे हैं, ये किसने किया? जनता ने किया। और जनता ने ये भी दिया कि जेडीयू और
चंद्रबाबू नायडू अगर चाहे तो सरकार भी गिर सकती है। जनता ने तो दे दिया भाई, जनता ने तो एक क्लियर कट मैंडेट दिया कि मोदी नहीं चाहिए हमको, लेकिन उस मैंडेट को आप एग्जीक्यूट करना ये विपक्ष का काम था। और इसमें ऐसे लोग हैं, इसीलिए जब नीतीश की आप बात करते हैं तो मैं इसीलिए ये होता हूं, मतलब निराशा से भरा होता हूं, क्योंकि जनता ने तो दिया मैंडेट और मैंडेट को एग्जीक्यूट करना था कि मोदी को हटाना है, लेकिन ये उस मैंडेट को नहीं पढ़ रहे हैं, बीजेपी को नहीं दिया वोट, उन्होंने उनको हराया। तो ऐसी स्थिति में 2025 का जो आप कह रहे हैं ब्राइट नहीं है। दो चीजें हमको दिखाई देती हैं, एक तो है ये कि जो जनता का जो आंदोलन जैसे बीपीएससी कर रही है या कर रहे हैं, वो भी जिस तरह से होना चाहिए हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो जनता उठ खड़ी होगी। अभी तो महाराष्ट्र में ये जो मॉक पोलिंग वाला है, गांव गांव में लोग ये ट्राई कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां बैठ गई हैं, उनको ये आंदोलन लेना था, नहीं ले रही है। जबकि वहां तो लोगों ने अपना कई गांव में मैं जानता हूं कि उन्होंने तय किया कि हम अपना वोट को पोल करके देखेंगे कि ये मैच कराएंगे कि सही है या नहीं। तो लोग तो कर रहे हैं और लोगों ने वो मैंडेट भी दिया। तो 2025 में ये जो जनता का मैंडेट है वो आपको ज्यादा स्वर में दिखाई देगा और वो ज्यादा बड़ी चीज में दिखाई देगा। ये कोशिश करेंगे कि बिहार को का इलेक्शन भी उसी तरह मैनिपुलेट कर लें, लेकिन वो मैनिपुलेट कर पाएंगे कि नहीं, अब मुझको डाउट लगता है, क्योंकि लोगों को अब इनका तरीका भी मालूम हो गया है कि किस तरह से बूथ को मैनिपुलेट करते हैं वोटिंग को। तो इसीलिए ये मैं अब इसमें सारा जनता का। दूसरा एक चीज है कि इसमें एक पार्टी को जरूर देना होगा, राहुल गांधी कांग्रेस को। आप सोच लीजिए कि उसने ये जो 2025 का जो सबसे बड़ा कहते हैं कि टेकअवे है वो 2024 का जो गया है, उसका यही है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने जो ट्रांसेंड किया अपना जो पॉलिटिकल लिमिटेशंस थे, ऑर्गेनाइजेशनल लिमिटेशंस थे, उसको एकदम उससे आगे निकल गई। उसने एक बहुत बड़ा गैप इंडियन पॉलिटिक्स में था कि बाबा साहेब अम्बेडकर और गांधी जो है वो दोनों एक दूसरे के विरोधी माने जाते थे, दो पोल माने जाते थे। और ये जो है दलितों का वोट पाने के बाद भी कांग्रेस इस गैप को पूरा नहीं कर पाई थी आइडियोलॉजिकली, लेकिन उसने अभी जो जय गांधी और जय भारत भीम का जो नारा दिया है, इसके बाद आप समझ लीजिए कि उसने जो आइडियोलॉजिकल गैप था, जो सोशल जस्टिस के साथ उसका तालमेल नहीं बैठ रहा था, वो गैप उसने ट्रांसेंड किया और राहुल गांधी टिके रहे। एक दूसरी चीज उन्होंने की कि कॉर्पोरेट का ये जो था, कॉर्पोरेट एंटी कॉर्पोरेट वाली अपनी मुहिम, उनके साथ खिसक गए। ममता भी खिसक गई, अखिलेश भी कमजोर हो गए, शरद पवार तो है ही उनके साथ। उसके बावजूद वो और हार गए बुरी तरह महाराष्ट्र। उसके बाद भी राहुल ने डाइल्यूट नहीं किया एंटी कॉर्पोरेट। तो कांग्रेस और राहुल गांधी ने कम से कम ट्रांसेंड किया है। यही ताकत दिखानी चाहिए बाकी विपक्षी पार्टियों को। उसमें मैं देख रहा हूं कि थोड़ी कमजोरी दिख रही है मुझको। उनको ताकत किससे था, जैसे यूपी में एसपी को, समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से योगी आदित्यनाथ को चुनौती देनी चाहिए और तेजस्वी को नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए को चुनौती देनी चाहिए। ये इंतजार में नहीं खड़े रहे कि वो कब आम का फल है और गिर के हमारी झोली में आ जाएगा और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। उनको इसके लिए गिरना चाहिए कि इस वृक्ष को गिराइए, इस फल को के लिए इंतजार मत करिए। ये विश्व वृक्ष है, इसको खत्म करिए। जी बिल्कुल, कई महत्वपूर्ण बातें, और जाहिर सी बात है कि ये साल भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी पट्टी का जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार, वहां पर चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, और उसके साथ साथ भी बहुत सारी वैचारिक चुनौतियां हमारे सामने हैं। और ये देश जो है इस मुहाने पे आके खड़ा हुआ है क्योंकि उसको डिसाइड करना है। और 2024 की बात करें, लोकसभा इलेक्शन में उसने ये बता दिया कि उसको क्या चाहिए और उसने नरेंद्र मोदी की सरकार को नकारा। जाहिर सी बात है, साम दाम दंड भेद और ये तमाम चीजें करके अगर ये सब कुछ नहीं किया गया होता तो हो सकता है कि हम केंद्र में कोई और सरकार देख रहे होते। लेकिन 25 में क्या क्या और होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां विपक्ष के साथ भी हैं कि कैसे वो एकजुट रहे और जो एक वैचारिक उसने एक मुहिम जो छेड़ी है उस पर वो अडिग रहे, ये उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका, ओमकारेश्वर जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।
और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।